नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन शर्मा। एस्ट्रो ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा मांगलिक योग की। मैं इसको योग क्यों कह रहा हूं, दोष क्यों नहीं कह रहा, ये भी बताऊंगा। ये योग बनता कैसे है, ये भी आपको बताऊंगा। इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इन सब बातों को बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और इसे लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आने वाले समय में मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। ये वीडियो दोस्तों बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन इसको अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद समझिएगा। और यदि आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे और इसको समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ आपको ज़रूर होगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसको मंगल योग क्यों कहता हूँ। मंगल योग मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वास्तव में ये योग ही है। योग इसलिए है क्योंकि मंगल की किन भावों में स्थिति है। जैसे मांगलिक के लिए हम देखते हैं 1, 4, 7, 8 और 12 भाव। यदि इनमें मंगल है तो वो मांगलिक होता है। हम उसको दोष नहीं बोलते। दोष तब होता है जब हम उस कुंडली का अध्ययन करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हम मान लीजिए हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हमारी तबीयत खराब है, तो हम डॉक्टर को जाकर बोलते हैं हमारी तबीयत खराब होगी। तो डॉक्टर हमें पहले चेक करता है और चेक करने के बाद फिर हमें दवाई देता है। ऐसे नहीं करता कि हमने बोला हमें बुखार हो गया, डॉक्टर कहता है लो दवाई हो जाओ, ठीक हो जाओ। ऐसे नहीं होता। डॉक्टर सिम्टम्स चेक करता है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के चेक करते हैं, नाड़ी से चेक करते हैं। उसके बाद फिर वो बताते हैं भैया आपको ये प्रॉब्लम है और ये दवाई आपको दी जाएगी। इसी प्रकार से जन्म कुंडली में मंगल का पहले चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठना मांगलिक तो सिद्ध करता है, लेकिन ये सिद्ध नहीं करता कि ये मांगलिक दोष है। दोष तब होता है जब उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो या वो अशुभ हो। अशुभ कैसे होता है? अशुभ ग्रहों के प्रभाव से, उनकी दृष्टि से या अशुभ राशियों में उनकी स्थिति होती है पहले चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में। इसी प्रकार इसकी शुभ स्थिति भी होती है। जैसे यदि मेष राशि का मंगल है या वृश्चिक राशि का मंगल है, वो पहले भाव में बैठा है, या लग्न मेष है और लग्नेश मंगल जो है वो अष्टम में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो हम इसको मांगलिक योग कहेंगे, मांगलिक दोष नहीं कहेंगे। तो कृपया इसको बहुत गंभीरता से समझिए, बहुत गहराई से समझिए। दोष हमेशा नहीं होता, मंगल दोष हमेशा नहीं होता। मंगल शुभ भी देता है, अशुभ भी देता है। ये निर्णय उस कुंडली को देखने के बाद होता है कि ये मांगलिक दोष है या ये मंगल शुभ है। अब जैसे मैंने आपको उदाहरण दी कि यदि मंगल के ऊपर बृहस्पति शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और मंगल स्वयं अपनी मित्र राशि में हो या सम राशि में हो, तो वो मंगल का प्रभाव शुभ हो जाता है। ऐसे ही यदि मंगल के ऊपर अशुभ ग्रहों की स्थिति युति हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो उसी प्रकार मंगल का ग्रह जो प्रभाव है वो अशुभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं अशुभ होने पर कि ये मंगल दोष का प्रभाव जो है वो वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अब इसका केवल वैवाहिक जीवन पर ही असर क्यों पड़ता है? ऐसा नहीं है, इसका और बहुत चीज़ों पर असर पड़ता है। लेकिन क्योंकि विवाह का जो संबंध है वो हमारे निजी सुखों से है और बाकी जो हमारी पति पत्नी के निजी संबंध हैं उनसे हैं, तो मंगल की जो दृष्टियां हैं और जिन भावों में मांगलिक हम बताते हैं पहले चौथे, 7वें, 8वें भाव में तो या 12वें भाव में, वो उन भावों को प्रभावित करती हैं उसकी दृष्टियां। जैसे लग्न में मंगल बैठा हुआ है तो वो सप्तम भाव को प्रभावित करेगा, तो सप्तम भाव जो है वो हम विवाह के लिए देखते हैं। और उसकी चौथी दृष्टि है मंगल की, वो चौथे भाव पर पड़ते हैं, तो चतुर्भाव सुख स्थान का होता है। द्वादश भाव को देखें तो वो पति पत्नी के निजी सुखों का होता है।
लेकिन इन भावों में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सप्तम भाव जो है, यदि विवाह के लिए है तो व्यापार के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो क्या मंगल को सिर्फ विवाह के समय ही देखना चाहिए? क्या व्यापार के समय या पार्टनरशिप के समय या और सारी कई चीज़ें हैं जिसके, क्या उसमें मंगल को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? मैं मानता हूँ उसको देखना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। यदि आप किसी के साथ साझेदारी कर रहे हैं और आपका सप्तम भाव में मंगल बैठा है और वो पीड़ित है, तो व्यापार में अवश्य समस्या आएगी। ऐसी बहुत सारे और विषय हैं। यदि आप चाहते हैं, मैं इस विषय पर आज नहीं बात करूंगा, आज केवल वैवाहिक जीवन और मांगलिक की बात करूंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करूं आपसे, तो मैं ज़रूर आने वाले वीडियोस में चर्चा करूंगा। लेकिन उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा कि आप कौन से विषय पर जानकारी चाहते हैं। यदि आप मंगल के ऊपर और विस्तार से जानना चाहते हैं कि मंगल यदि व्यापारी हैं उनको कैसे प्रभावित करता है, रिश्तों को कैसे खराब करता है, स्वास्थ्य को कैसे खराब करता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी उन वीडियोस को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तो मैं बात कर रहा था मंगल के शुभ और अशुभ प्रभाव की। अशुभता की एक और बात करता हूँ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डॉक्टर की उदाहरण दी। अब डॉक्टर हमारे को पूरी तरीके से चेक करने के बाद हमें बताता है कि हमारे को ये बीमारी फला बीमारी है, ये कितनी गंभीर है और कितनी सरल है, ये कितनी गंभीर है, ये कितनी ये घातक हो सकती है, कितनी घातक नहीं हो सकती, ये सब डॉक्टर हमें बताते हैं। ऐसे ही है मंगल की केवल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में स्थिति होने से या स्थित होने से ही हम उसके अशुभ का अनुमान नहीं लगा सकते। उसके लिए मंगल को स्वयं देखना भी पड़ेगा। कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे को बता दे कि आप जी मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, और जब मैं उनकी कुंडली में देखता हूं तो मंगल जो है उनका अस्त होता है, या 0 अंश पर होता है, या 1 अंश पर होता है, या 2 अंश पर होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मंगल 0 अंश पर है, या 1 अंश पर है, या 2 अंश पर है, तो और उसके ऊपर कोई ऐसा कोई अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ रहा, तो ऐसे में वो अकेला है। तो वो अकेला है, उसके अंदर बल भी नहीं है, तो वो कितना हमारे को नुकसान करेगा, आप खुद समझ सकते हैं। तो चीज़ों को साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से भी समझने का प्रयास कीजिए। हमारे वैदिक ज्योतिष में षटबल एक चैप्टर है, हम उसमें ग्रहों का बलाबल देखते हैं, उसके बाद हम उसको फलित करते हैं। तो इसी प्रकार से हर ग्रह को कभी भी उसका फलित करने से पहले उसका बल देखना बहुत ज़रूरी है। केवल इन भावों में मंगल बैठ के आप डर जाएं तो वो सही नहीं है। आपको देखना है कि मंगल जो है उसका बल कितना है, उसके अंदर वो शक्ति है, उसके अंदर वो ताकत है कि वो अशुभता दे सके। वो ग्रह के अंदर उतना बल होना भी जरूरी है, तभी हम अशुभ कह सकते हैं उसको। केवल वहां बैठने से मात्र सब कुछ नहीं हो जाता। अब बात करता हूं कि क्या मांगलिक योग या मांगलिक लड़के की मांगलिक लड़की से ही शादी होनी चाहिए? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मांगलिक लड़के की एक नॉन मांगलिक लड़की से भी शादी हो सकती है। निर्भर करता है कि जिससे आप कुंडली का मिलान कर रहे हैं उनकी कुंडली में वो ग्रहों की स्थिति कैसे है। मंगल को केवल सिर्फ इसी बात से नहीं देखा जाता कि पहले, चौथे, सातवें या 8वें भाव में मंगल बैठ गया तो मांगलिक हो। मंगल को एक और एंगल से भी चेक किया जाता है, वो है उसको हम देखते हैं चंद्र से, चंद्र कुंडली से। यदि चंद्र कुंडली से मंगल चंद्र से भी पहले, चौथे, सातवें या 8वें या 12वें भाव में है तो भी हम मांगलिक मानते हैं। विवाह में विलंब का कारण मांगलिक को माना जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जब मंगल की युति चंद्रमा के साथ होती है या मंगल का संबंध जो है वो चंद्रमा के साथ बनता है, या मंगल और चंद्र इकट्ठे कहीं बैठे होते हैं, या मंगल चंद्र के नक्षत्र में, चंद्र मंगल के नक्षत्र में होता है, तो भी विवाह जो है वो विलंब से ही होता है। पर इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके ऊपर और अशुभ प्रभाव भी होना चाहिए। मंगल चंद्र की युति के साथ उनकी स्थिति और उनके ऊपर प्रभाव जो है वो भी अशुभ होना चाहिए। अब बात करते हैं परिहार की। इसका परिहार कैसे होता है? ज्योतिष में जहाँ ये नियम है और ये नियम बने हैं, वहीं इन चीज़ों को लेकर के परिहार भी बना है। तो अभी जैसे मांगलिक लड़के की कुंडली देखते हैं
किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल है, यदि लड़की की कुंडली में उन्हीं भाव में शनि, सूर्य, राहु या केतु स्थित है तो कहते हैं मांगलिक दोष जो है वो भंग हो जाता है। यदि मंगल, जैसे मैंने पहले कहा कि वो 0 अंश पर है, 1 अंश पर है या अस्त है, तो भी मांगलिक दोष का प्रभाव जो है वो निष्फल हो जाता है। अब इसके लिए हम उपाय क्या कर सकते हैं? मंगल भवने अमंगल हारी द्रवसु दशरथ अज्र विहार। सबसे पहले तो ये रामायण में चौपाई आती है, तो मंगल कभी अमंगल नहीं करता यदि उसको भाव से स्मरण किया जाए। तो मंगल के देवता हम जानते हैं हनुमान जी हैं, और आपको मांगलिक जिनके भी दोष है सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, लेकिन वो समय वही होना चाहिए जब हम घरों में या मंदिरों में रामायण का पाठ होता है, तो जो समय सुंदरकांड का होता है उसी समय पर पाठ करना चाहिए और क्रम से करना चाहिए, नियम से करना चाहिए, पहला उपाय। दूसरा, यदि मांगलिक दोष है, मंगल का दुष्प्रभाव है, तो कुंभ विवाह भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। लेकिन ये कुंभ विवाह लड़के या लड़की का किसी भी प्रकार से रिश्ता होने से पहले किया जाना चाहिए। जैसे उत्तर भारत में होता है, अगर लड़के या लड़की को पसंद कर लिया तो वो शगुन के रूप में कुछ उनकी झोली में डालते हैं कि ये लड़के और लड़की की अब शादी पक्की हो गई। तो ऐसा नहीं करना है, केवल बात आपकी निश्चित हो गई, उससे पहले लड़की का कुंभ विवाह करना है, और वो कुंभ विवाह उसी प्रकार से विधि विधान से और मंत्रोच्चारण से करना चाहिए जैसे कि वास्तव में होता है। तो अब इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तीसरा, तो मैंने आपको बताया हनुमान जी की आराधना कीजिए, मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ कीजिए। यदि आपके पास मंगल चंडी का स्तोत्र का पाठ नहीं है या आप नहीं जानते, उसको मंगल यंत्र के साथ सिद्ध करके धारण करके हम पहने तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी दूंगा। तो अंत में मैं जाते जाते इतना ही आपसे कहूँगा कि मंगल से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। मांगलिक दोष कहने की आदत को बंद कीजिए, मांगलिक योग है। जैसे काल सर्प दोष नहीं है, काल सर्प योग है, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। तो आप इसको जब योग समझेंगे तब मुझे लगता है वो तभी आप इसको समझ पाएंगे। और ये जो ज्योतिष है ये विज्ञान है, अध्यात्म भी है, विज्ञान भी है, बहुत कुछ है इसमें। तो इसको दोनों ही दृष्टिकोण से देखने का प्रयास कीजिए। और मंगल वैवाहिक जीवन को क्यों खराब करता है, एक छोटा सा संक्षिप्त में जाते जाते मैं बता देता हूँ। मंगल जो है उनका जो रंग है, जो वर्ण है वो लाल है, और उनका तत्व जो है वो अग्नि तत्व है। और मंगल की 2 राशियां हैं, पहली राशि मेष राशि है, क्षमा कीजिए मेष राशि है जिसका तत्व अग्नि है, दूसरी वृश्चिक राशि है जिसका तत्व जल है। एक ही ग्रह है लेकिन दोनों राशियों के तत्व अलग अलग हैं। अब अग्नि तत्व वाले का अग्नि तत्व के साथ संबंध हो जाए, आग के साथ आग में लाएंगे तो क्या होगा आप जानते हैं। ऐसे ही जल तत्व वाली राशि का जल तत्व के साथ संबंध होगा तो उसका प्रभाव क्या होगा आप जानते हैं। आयुर्वेद में महर्षि चरक ने और चरक संहिता में इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, बहुत विस्तार से बताया गया है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। उसके ऊपर मैं फिर कभी आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा। जाते जाते पुनः माँ भगवती से, प्रभु भोलेनाथ से आपकी मंगल कामना करता हूँ और सदैव यही इच्छा करता हूँ कि आप इसी प्रकार मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहें और मैं भविष्य में फिर और वीडियोस को लेकर के आपके समक्ष आऊँगा। जय माता।